नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एग्रोनॉमी का सेशन है और हम एग्रोनॉमी को जो शताब्दी बैच हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के, उन बच्चों के लिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम पर आधारित ये क्लास आपको दी जा रही है। एग्रोनॉमी में जैसा कि अपना पहला टॉपिक है एजीटीए के एग्जाम में फसलों का वर्गीकरण, तो उसी टॉपिक को हम लेकर के चल रहे हैं। हाँ, विशेष चर्चा ये है कि जो एजीटीए की एग्रोनॉमी है और जो टीजीटी बैच की एग्रोनॉमी है, दोनों में अंतर है और दोनों के टॉपिक थोड़े बहुत अलग अलग हैं। तो वे बच्चे ये सोचे कि हम एक ही क्लास दोनों को दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। दोनों बैच की क्लासेस अलग अलग हैं और अलग अलग टाइम पे आपके सामने हमारी लाइव क्लास हो रही है। कल आप लोगों ने एजीटीए की पहली क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, स्नेह दिया। ऐसे ही आप प्यार और स्नेह बरसाते रहें। हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे और अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो हमारे एजीटीए के शताब्दी बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो बच्चे कल दिन के 12 बजे तक अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो उनको कोर्स मिलेगा मात्र 99 रुपए में। अब बात आती है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्स को कैसे परचेज करें। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, वहाँ जो भी संस्था के कॉन्टेक्ट नंबर, सोशल मीडिया की लिंक पड़ी हुई हैं। आप किसी भी लिंक से या कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज करके, कॉल करके बैच से जुड़ने का प्रावधान सब कुछ जान सकते हैं। कल दिन के 12 बजे तक ऑफर शेष है, तो देर किस बात की, बैच को ज्वाइन करिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि एजीटीए के लिए एक्सटेंशन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल रखा है। आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी को सर्च करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फॉर एजीटीए की प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे। वहां पर 13 वीडियोस पड़े होंगे जिनमें से आप एक्सटेंशन को पढ़ सकते हैं। और मैं सभी प्यारे अभ्यर्थियों को एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारे शताब्दी बैच के स्टूडेंट हैं, तो उनको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो यूट्यूब के हमारे विद्यार्थी हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 2 सब्जेक्ट पूरे पूरे एजीटीए के लिए मैं देना चाहता हूं। एक एक्सटेंशन मैंने आपको पूरा कवर कर दिया। अब दूसरा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, जो कि हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो शताब्दी बैच के बच्चे हैं, अदर जो सब्जेक्ट हैं, वो उनको पेड कोर्स में उनकी क्लासेस चलेंगी, वो यूट्यूब पे क्लासेस नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा हमारे चैनल पर और ज़्यादा प्यार बरसाइएगा, जितना हो सके उतनी मात्रा में शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही एक दिन हम लोगों को बेहतरीन ऊंचाइयों की मंजिलों पर अपना परचम लहराता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि एजीटीए पर जो टारगेट है हमारा कि मैक्सिमम सिलेक्शन की ओर आपको हम लेकर चलें, तो जो भी हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं, आज का मैं बता दूं तो आज 484 एडमिशन हो चुके हैं एजीटीए के शताब्दी बैच में। तो वो बच्चे हम पे भरोसा जताए, 484 बच्चे, जिनमें से 450 450 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े संस्थान से कोर्स ले रखे थे और अनसेटिस्फाई होकर हमारा कोर्स परचेज किए हैं। कहने का मतलब है कि वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पर भरोसा जताए हैं। ऐसे ही आप लोग भरोसा कायम रखिएगा, बहुत जल्द आपके पास सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, कल हम लोग वर्गीकरण में पढ़ रहे थे, आज हम लोग वर्गीकरण में पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण, जो हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान। इसमें हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे कल। ऋतु के आधार पे हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक उपयोगिता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पर्पज। ठीक है, तो आर्थिक उपयोगिता एग्रोनॉमी में हम लोग वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो वर्गीकरण हमारा आएगा, पहला नंबर हमने देख लिया था, दूसरा नंबर जो वर्गीकरण का था आर्थिक उपयोगिता के आधार पर, कौन सा था? आर्थिक उपयोगिता के आधार पर।
ठीक है, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूटिलिटी, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूटिलिटी, ठीक है। तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पे जब हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे, कहने का मतलब जब हम लोग फसल उगाने की कला को सीखे, फसल उगाना प्रारंभ किए प्राचीन काल में, फिर धीरे धीरे जब हम आधुनिक की ओर बढ़े तो हमें ज्ञान हो गया कि हमारे लिए कौन सी फसल कितना आर्थिक महत्व रखती है। तो उन्हीं आर्थिक महत्व के आधार पे हमने फसलों को उगाना सीखा। तो यहाँ पर वही देखना है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर कि इकोनॉमिक यूटिलिटी क्या है मानव की, कि कौन सी फसल हम किस वे में उगा रहे हैं, उसकी क्या आर्थिक उपयोगिता है। तो नंबर 1 हम लोग लिखेंगे अनाज वाली फसलें या सीरियल। क्या लिखेंगे? अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें। तो अनाज वाली फसलों को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं सीरियल क्रॉप्स। क्या लिखते हैं? सीरियल क्रॉप्स। अब जब सीरियल क्रॉप्स लिखते हैं, ये हमारी हेडिंग है, तो यहां पर हम बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें सीरियल क्रॉप्स की श्रेणी में आएंगी। तो जरा ध्यान देते हैं कौन कौन सी फसलें हैं जो सीरियल क्रॉप की श्रेणी में आएंगी। एक तो गेहूं है जो सीरियल फसलों की श्रेणी में आता है, जिसको फसलों का राजा भी कहते हैं। गेहूं के बाद धान भी आता है, धान के बाद मक्का आता है, ठीक है, मक्का आता है। उसके बाद कुछ मोटे अनाज होते हैं जिनको कोर्स सीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्स सीरियल बोलते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, चीना, कोदो, ये सब क्या हैं? ये कोर्स सीरियल हैं, मोटे अनाज हैं। तो ये वाले जो है ये सीरियल की श्रेणी में आते हैं, और ये जो होते हैं ये इनको हम बोलते हैं कोर्स सीरियल। क्या बोलते हैं? कोर्स सीरियल, जिनको हम मोटे अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटे अनाज कहते हैं। ये मोटे अनाज जो हैं ये प्राचीन काल में हमारे भोजन की जो डाइट थी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। बीच में हम लोग आधुनिकीकरण में आए, मॉडर्नाइजेशन आया, तो हम लोग आर्थिक उपयोगिता को ज्यादा बल देने लगे और वाणिज्यीकरण पर ज्यादा प्राथमिकता दे दिए, तो इन वाली फसलों को भूल गए। परंतु क्या होता है कि पुरानी चीजें वापस आती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल, पहले जो मूवी वगैरह में देखे होंगे अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती वगैरह जो पैंट पहनते थे वो वेलवाटम डिजाइन की पहनते थे। आज पंजाब और गंगानगर के बच्चे, राजस्थान के गंगानगर के बच्चे उसी टाइप की पैंट पहनते हैं। और हमारे समाज में बालिकाएं, लड़कियां प्लाजो पहनती हैं, तो प्लाजो भी नीचे बेलवाटम पैंट की तरह होता है। तो फैशन वापस आया कि नहीं आया? ऐसे ही बेचारा कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में हमें कोर्स सीरियल की ओर वापस जाना पड़ा, क्योंकि कोर्स सीरियल हमें कोरोना जैसे समय संकट से बचाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए। मोटे अनाज, अब हम बात करते हैं, इनको पोषक अनाज भी कहते हैं, और 2018 में इनको न्यूट्री सीरियल की संज्ञा दी गई पोषक अनाज की। क्या कर रही है सरकार इनके पीछे? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। उसके बाद मीरा पहल, जो आपकी G20 की पहली बैठक इंदौर में हुई थी, एग्रीकल्चर की पहली बैठक इंदौर में, तो G20 की पहली बैठक में मीरा पहल आया, मिलेट इनिशिएटिव इंटरनेशनल रिसर्च अवेयरनेस। उसके बाद श्री अन्न योजना जो 2023 में चली, ठीक है, उसमें क्या किया गया? ऐसे राज्य जहां मोटे अनाज नहीं उगाए जा रहे हैं उन राज्यों को बजट में आवंटन किया गया राशि, उनको प्रोत्साहन दिया गया, और मिलेट हब बनाए जा रहे हैं स्टेट्स में, जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, यहाँ मिलेट हब बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है इस समय मिलेट पे। तो अब सीरियल में समझ में आ गया आपको, ये सीरियल है, ये कोर्स सीरियल है। बाद में इनकी और डिटेल से चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम लोग बस वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सीरियल। तो सीरियल ये क्या है? रोमन भाषा का शब्द है। किसका? रोमन भाषा का शब्द है, ध्यान देना, रोमन भाषा का शब्द।
रोमन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? सिरस। इस सिरस शब्द से, इस सिरस का मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन, गॉडेस ऑफ ग्रेन, मतलब अनाजों की देवी। अगर इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? अनाजों की देवी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? अनाजों की देवी। तो ये हमने सीरियल के बारे में समझ लिया। तो अब कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा सीरियल से रिलेटेड तो आपका गलत नहीं होगा कि सीरियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर फूड ग्रेन्स और सीरियल एक ही चीज होता है। तो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। फूड ग्रेन्स में आपका लेग्यूम और पल्सेस भी आ जाती हैं सीरियल के साथ साथ। फूड ग्रेन समझ रहे हैं कि नहीं? तो सीरियल और फूड ग्रेन्स में बेसिकली डिफरेंस जान लीजिएगा। ये बहुत ही कम बच्चे इसके बारे में डिफरेंस जानते हैं। वो सीरियल और फूड ग्रेन्स को एक ही समझ बैठते हैं। तो ऐसी गलती का दोहरान नहीं करेंगे अपने। तो यहाँ पर हमने पहला वर्गीकरण देखा कि अनाज वाली फसलें। दूसरा वर्गीकरण देखेंगे उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप फटाफट से इसको देख लीजिएगा। ये एजीटीए के सिलेबस पर आधारित क्लासेस हैं। आप इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। जितना ज्यादा आप हमें और हमारे संस्थान को प्यार देंगे उतना ज्यादा एनर्जेटिक होकर हम आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए एमसीक्यू क्लास लाने वाले हैं और वो निरंतर जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा एजीटीए का तब तक चलने वाली है। देर है परंतु अंधेर नहीं। तो कहने का मतलब है बस धैर्य बनाए रखिएगा। एक क्लास आपको परमानेंट यूट्यूब पर मिलने वाली है, बस कुछ ही क्षण बाकी हैं उसके लिए। और बहुत से बच्चों ने रिकमेंड भी किया कि सर एमसीक्यू क्लास लाइए। मैंने आपका एमसीक्यू किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक अलग अंदाज में इस बार मैं जो पहले एमसीक्यू कराता था वो अलग, इस बार मैं अलग पैटर्न फॉलो करूंगा एमसीक्यू का। वो पैटर्न आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि सर कुछ वाकई में एग्रीकल्चर में नया करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम आपका सपोर्ट चाहिए उसमें। दूसरा हम लोग लिखते हैं दाल वाली फसलें या दलहन। ठीक है, क्या लिखते हैं? दलहनी फसलें। तो दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है दलहनी फसलें। पल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप्स, दलहनी फसलें। अब दलहनी फसलों की बात आती है कि ऐसी फसलें जो प्रोटीन रिच होती हैं, इनमें प्रोटीन की प्रमुखता होती है, प्रचुरता होती है, मतलब प्रोटीन की प्रचुरता। और जो अनाज वाली फसलें थी प्रोटीन की प्रचुरता, और जो अनाज वाली फसलें थी ये किसकी प्रचुरता होती है? इनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता। तो ये भी पॉइंट मेंशन कर लेना, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता। ठीक है, ये भी पॉइंट मेंशन कर लेना। उसके बाद हमने बात की कि प्रोटीन की प्रचुरता होती है किसमें? लेग्यूम क्रॉप्स में। तो लेग्यूम्स को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक बांटते हैं रबी दलहन। क्या बांटते हैं? रबी दलहन। तो रबी दलहन में कौन कौन सी आती है, यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम वर्गीकरण में ही इसको समाहित कर लेंगे। चाहे कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैं वर्गीकरण को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य अलग है, आप अलग पाओगे वर्गीकरण हमारा। जो भी जहां से भी आपने पढ़ा होगा परंतु हमारा डिफरेंट वर्गीकरण आपको मिलेगा। यहां से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, ऐसा वर्गीकरण हमने समाहित किया है। तो रबी दलहन में कौन कौन से आते हैं? मटर आता है, मसूर आता है, चना आता है और राजमा आता है। क्या आता है? राजमा आता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा जरा ध्यान देना। इनमें, इन तीनों में कैसा अंकुरण होगा? अंकुरण की बात आएगी तो अधोभूमिक अंकुरण। कैसा होगा? अधोभूमिक अंकुरण। यहीं पर इसको मेंशन कर लेना, अंकुरण कैसा होगा? अधोभूमिक। अब अधोभूमिक भैया अंकुरण क्या होता है? जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, बीज नमी को अवशोषित करता है, फूलता है, उसका सीड को टूटता है, फिर उसमें से भ्रूण बाहर निकलता है जो प्लमूल और रेडिकल से को विकसित करता है। तो प्लमूल ऊपर की ओर बढ़ता है, रेडिकल नीचे की ओर बढ़ता है। जब प्लमूल ऊपर की ओर बढ़ता है तो क्या होता है? इपिकोटाइल जब ऊपर की ओर ग्रोथ कर जाता है
इपिकोटाइल जब ऊपर की ओर ग्रोथ कर जाता है तो हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन होता है, हाइपोकोटिलिडन, ठीक है, जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। तो हाइपोजियल का मतलब है जो उसके बीज पत्र हैं वो जमीन के नीचे ही रह गए, बीज पत्र जमीन के नीचे रहे गए, उनको हम अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। कहने का मतलब मटर चना मसूर जब उगेंगे तो इनके बीज पत्र जमीन के नीचे ही रहेंगे, इन्हें अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। राजमा क्या है? अपवाद है। राजमा क्या है? अपवाद है। जब अपवाद है तो इसमें कौन सा अंकुरण होता है? ऊपरी भूमिक। कौन सा? ऊपरी भूमिक, या इसी ही को ही भूम्योपरिक भी कहते हैं। तो कहीं कहीं ऊपरी भूमिक, कहीं कहीं भूम्योपरिक मिल जाता है। ऊपरी भूमिक या भूम्योपरिक अंकुरण होता है किसमें? राजमा में। तो याद रखना सभी दलहनों में अधोभूमिक अंकुरण होता है, एक बस अपवाद है राजमा जिसमें ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। और राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन ना के बराबर फिक्सेशन करता है। उसके पीछे कारण है कि राजमा की जो जड़ ग्रंथियां हैं गुलाबी ना होकर के सफेद होती हैं, जो सहजीवी संबंध बनाने में असमर्थ होती हैं। दूसरा, इनकी जो जड़ ग्रंथियां हैं उनका एक औसतन आकार 2 मिलीमीटर से कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाती हैं क्योंकि निफ जीन के साथ सहसंबंध नहीं बना पाती हैं। हाँ, जो दलहनी फसलें नाइट्रोजन फिक्स करती हैं उनकी जड़ ग्रंथियों का आकार 2 मिलीमीटर से ज्यादा और 8 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, ये बाकी बातें हम हरी खाद में पढ़ाएंगे और भी। अब हम बात करते हैं खरीफ दलहन। किसकी बात करते हैं? खरीफ दलहन की बात करते हैं, जो खरीफ ऋतु की दलहन है। अब खरीफ ऋतु की दलहनों में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स पर क्या विचार करते हैं? जैसे खरीफ ऋतु में कौन कौन सी दलहन आती हैं? उड़द, मूंग, मोठ, लोबिया, ग्वार। ठीक है, ये आपका आ गया उड़द, मूंग, मोठ, लोबिया, ग्वार। ये सब क्या हैं? खरीफ दलहन है। क्या हैं? खरीफ दलहन है। तो इनमें जो अंकुरण होगा, इनमें जो अंकुरण होगा वो कैसा होगा? ऊपरी भूमिक होगा। कैसा होगा? ऊपरी भूमिक अंकुरण होगा। ध्यान देना, मूंग का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मूंग में कौन सा अंकुरण होगा, तो ऊपरी भूमिक अंकुरण होगा। यहां पर एक और अपवाद होता है। क्या अपवाद होता है? अरहर, पिजन पी, रेड ग्राम, तुर, अरहर। इस अरहर में, अरहर एक अपवाद होता है, खरीफ ऋतु में अपवाद होता है और इसमें होता है अधोभूमिक अंकुरण। कैसा होता है? अधोभूमिक अंकुरण होता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, इसमें कैसा अंकुरण होगा? अधोभूमिक अंकुरण होगा भैया लोगों। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अधोभूमिक अंकुरण होगा। बाकी इन टॉपिक पर चर्चा एक बार और अपने बीज विज्ञान के टॉपिक में करेंगे। बीज विज्ञान एक टॉपिक दिया हुआ है एजीटीए में, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि अंकुरण बेसिकली क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और कितना % किसमें होता है, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सब डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर दलहनी फसलों को देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं तिलहनी फसलों को देखने का प्रयास करेंगे और तिलहनी फसलों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहां तक हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा हेडिंग तिलहनी फसलें। क्या रहेगा? तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप। तो तीसरा नंबर है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें जिसको हम ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं। ऑयल सीड की क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए टीएमओ एक मिशन था, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, 1986 में चला। उसके बाद इसी मिशन का नाम बदलकर टेम्पो कर दिया गया, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस, एक साथ समाहित कर दिया गया। तो तिलहनी फसलों की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो इस स्लाइड को हम थोड़ा और ऊपर करेंगे, आप लोग बस इतना लिख लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चीजें हमें क्लियर हो सके। तो अब हमारी हेडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी? तिलहनी फसलें। ठीक है,
तिलहनी फसलों को हम लोग देखेंगे। अब जरा नोट करिएगा तिलहनी फसलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन की। क्या बात करेंगे? सोयाबीन की। अब सोयाबीन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि सोयाबीन एक दलहन भी है। क्या है? एक दलहन भी है और एक तिलहन भी है। एक दलहन और एक तिलहन दोनों फसलें हैं, परंतु इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग की अगर बात आएगी तो प्रयोग के आधार पर सोयाबीन क्या है? तिलहनी फसल है। क्या है? तिलहनी फसल है। प्रयोग के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो कैसी फसल है? तिलहनी फसल है। बात समझ में आ गई? सोयाबीन के और उपनाम क्या होते हैं? सोयाबीन को हड्डी रहित मांस कहते हैं, अमेरिका का एलो ज्वेल बोलते हैं, ठीक है, इसको वंडर क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, और सोया सिटी के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। दलहनी और तिलहनी दोनों हैं, परंतु दाल क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि इसमें लेपोक्सिडेज नाम का हानिकारक एंजाइम पाए जाने के कारण इसका दाल के रूप में प्रयोग नहीं होता है। लिनोलिक एसिड की बात करें तो 64% होता है। विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन क्या है? विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल है। ध्यान देना, विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल, विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल। और एक चीज ध्यान देना, नए विश्व की या नई तिलहनी फसल है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑयल सीड क्रॉप भी कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑयल सीड क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं? सोयाबीन आता है, सूरजमुखी आता है, कुसुम आता है, ये सब मूंगफली आता है। ये नए विश्व की तिलहनी फसलें हैं। पुराने की सरसों तिल वगैरह है। तो एक तो सोयाबीन हो गया, दूसरा मूंगफली। मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली, जिसको तिलहनों का राजा कहते हैं। मूंगफली जिसको क्या कहते हैं? तिलहनों का राजा, तिलहनों का राजा कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सरसों, तोरिया, तारामीरा, तारामीरा, उसके साथ साथ कुसुम, सूरजमुखी, अलसी। अलसी का रेशा भी निकाला जाता है और तेल भी प्रयोग किया जाता है। रेशा वही निकाला जाता है जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तिल, फिर आ जाता है राम तिल। ये जो फसलें होती हैं ये कैसी होती हैं? तिलहनी फसलें हैं। तिल को तिलहनों की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिलहनों की रानी। ये भी लिख लेना। ये सारे पॉइंट हम बाद में भी आपको पढ़ाएंगे, जब फसलें पढ़ाएंगे तब। यहां बस ऐसे आपको बता दे रहे हैं। तिल का तेल ऐसा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है इसमें, और ये तेल बहुत लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। और विश्व का, भारत का सबसे पुराना तिलहनी फसल है कौन सा? तिल, ठीक है। पुराने समय में हम तिल का ही प्रयोग करते थे। तिल को देसी घी की संज्ञा भी दी जाती है। तो आप तिलहनी फसल के बारे में जान गए। यहां पर ऑयल सीड क्रॉप पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे आता है कि कुसुम कौन सी फसल है? दलहनी, तिलहनी, चारे वाली या वाणिज्यिक? तो आप क्या लिखोगे? तिलहनी फसल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना। आप सोचोगे कि नहीं आएगा, परंतु ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आप फटाफट से इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की ओर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग लिखेंगे वाणिज्यिक फसलें। तीसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए थे और चौथा हम लोग लिखते हैं वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप। मतलब जिनकी खेती बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती हो। वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो वाणिज्यिक फसल की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन मतलब कपास वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आती है। जूट, तंबाकू, गन्ना,
ठीक है, ये कैसी फसलें हैं? वाणिज्यिक फसल के रूप में आती हैं। जूट, कपास, आलू, गन्ना, इनको हम कॉमर्शियल क्रॉप की श्रेणी में भी रखते हैं। तो आप इनका उदाहरण भी लिख लेना कि वाणिज्यिक फसलें, इनको नकदी फसलों की श्रेणी में भी रख लेते हैं हम, इनको नकदी फसल भी कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, और यहां हम लोग लिखते हैं फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स। एक इंस्टीट्यूट है, आप लोग पढ़े होंगे, IGFRI, फॉडर से बात आती है तो IGF और FRI मतलब इंडियन ग्रासलैंड, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? तो ये है झांसी यूपी। कहाँ है? झांसी यूपी। ठीक है, झांसी यूपी में है। कौन सा? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ से बरसीम वगैरह की बहुत सारी वैरायटी डेवलप की गई हैं। तो चारे वाली फसलों की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चारे वाली फसलें हैं? एक तो रिजका, जिसको हम बोलते हैं लूसर्न, चारों की रानी भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है अल्फा अल्फा। क्या होता है? अल्फा अल्फा। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल होती है, तो ये रिजका लिख लिया हमने। लूपिंग क्रिया एक किसमें होती है? ऊपरी शाखाओं को काट देना। बरसीम, जिसको चारों का राजा कहते हैं, रबी ऋतु का प्रमुख चारा होता है। जई, ऐसी चारे वाली फसल जिसकी सर्वाधिक बीज दर प्रयोग की जाती है। एविना सटाइवा इसका नाम होता है। उसके बाद नेपियर घास, ये बहुवर्षीय होती है। नेपियर घास क्या होती है? बहुवर्षीय होती है। और सूडान घास, कौन सी? सूडान घास, अफ्रीकी मूल की घास होती है सूडान घास। ठीक है, तो ये कुछ फसलें होती हैं जिनको हम चारे वाली फसल के रूप में भी उगाते हैं। अच्छा, और भी फसलें होती हैं जिनको हम अनाज के रूप में भी उगाते हैं, चारे के रूप में भी उगाते हैं। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको अनाज और चारा दोनों के रूप में हम प्रयोग करते हैं? तो जरा ध्यान देंगे कि ऐसी कौन सी फसलें हैं। एक तो ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, मक्का हो गए, उसके साथ साथ आपका उड़द हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया, लोबिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या हैं? इनका सबका प्रयोग या तो अनाज या दलहन, कुछ दलहनी फसल भी हैं, और प्लस चारा, दोनों हेतु हम इनका प्रयोग करते हैं। एक तो अनाज के रूप में भी हम कर लेंगे और चारा के रूप में भी कर लेंगे। तो ऐसी कुछ फसलें होती हैं, जैसे लोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरसा 10 और रशियन जायंट। ठीक है, ये वैरायटी चारे वाली वैरायटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो हमने देख लिया कि चारे वाली फसलें, वाणिज्यिक फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और अनाज वाली फसलें। अब हमारे पास और कौन कौन सी फसलें बची हुई हैं तो हम देखेंगे उद्दीपक फसलें, मसाले वाली फसलें और औषधीय फसलें। फिर ये आर्थिक उपयोगिता वाला वर्गीकरण हमारा समाप्त हो जाएगा कि कौन सी फसल की क्या आर्थिक उपयोगिता है। मान लो कोई ऐसी फसल है अश्वगंधा, उसके अंदर औषधीय गुण पाए जा रहे हैं जिनका हम दवाई बनाने के उपयोग करते हैं, तो उसका आर्थिक उपयोग क्या हो गया? दवाई बनाना। हम चना उगाते हैं जिसका आर्थिक उपयोग क्या है? दाल वाले फसल के रूप में उगाना। तो ये आर्थिक पर्पज के आधार पे, आर्थिक उद्देश्य के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यहां से आपको लग रहा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आसान आसान चीजें। तो ध्यान देना कि अगर पेपर में आसान क्वेश्चन आ जाए तो क्या छोड़ दोगे? नहीं ना छोड़ोगे। तो हर चीजों को समाहित करके चलना है और हर एक बिंदु को पढ़ना है। पता लगे कि आपको ये सरल लग रहा है, अगले व्यक्ति को कठिन लग रहा हो कि जो बच्चा
कभी ना पढ़ा हो। तो ये क्लास बेसिकली आप ये ध्यान रखना कि कंप्लीटली आपका सिलेबस के बेस्ड पर है, आपको कहीं से कोई दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप क्लास करते रहिएगा और प्रैक्टिस हम कराएंगे, तो कहीं भी आपको नहीं जाने की जरूरत है। बस हाँ, एक भरोसा जताइएगा संस्थान के ऊपर और निरंतर अभ्यास जारी है, सफलता आपके कदमों के पास बिल्कुल आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मसाले वाली फसलें देखते हैं। 6 नंबर पे देखते हैं मसाले वाली फसलें। कौन सी? मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें, जिसको हम बोलते हैं स्पाइस क्रॉप्स। स्पाइस क्रॉप्स, ठीक है। कुछ मसाले वाली फसलों का बोर्ड भी बन चुका है। अभी हाल फिलहाल 2024 में हल्दी का बोर्ड बना है तेलंगाना में। हल्दी का बोर्ड बना है, हल्दी बोर्ड। जैसे कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, ये नहीं है चाय बोर्ड, ऐसे हल्दी का बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो मसाले वाली जो फसलें होती हैं, तो यहाँ से मसाला ही था जो पुर्तगाली भारत में आए थे मसाला की खोज से, ठीक है। वो ठंडे प्रदेश थे, वहां मांस को खाने के लिए मसाले की जरूरत पड़ती थी, गरम मसाले की, तो वो उसी खोज में आए थे। तो मसाले वाली फसलों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से मसाले आएंगे, तो जरा ध्यान देंगे। एमडीएच मसाले, आप लोग प्रचार में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? एमडीएच मसाले। तो मसालों में हम लोग पढ़ेंगे काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया, जायफल, तेज पात्र, इलायची, दालचीनी, ठीक है। ये क्या है? मसाले वाली कुछ फसलें हैं, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया, जायफल, तेजपात, इलायची और दालचीनी। ये क्या है? मसाले वाली फसलें हैं, ठीक है। हल्दी भी आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? हल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये है मसाले वाली फसलें। अब अगर हम बात करते हैं मसाले से संबंधित, एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, तो इसको लिखेंगे थोड़ा, क्या लिखेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये कहाँ है? ये है केरल। कहाँ है? केरल। तो केरला लिखा जाता है इसको अंग्रेजी में। उसके बाद एक ऐसा ही मिलता जुलता और इंस्टीट्यूट है IISR, तो इसको भी साथ में लिख लेंगे क्योंकि मिलते जुलतों को जल्दी निपटा देते हैं। तो क्या लिखिएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। ये इसलिए लिखा दिए कि आप जब ये फुल फॉर्म पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान दे लेना कि पूछा क्या है। IISR पूछ ले, इसका मतलब नहीं कि लखनऊ रटा रटाया आपको याद है, तो उसको देखना कि फुल फॉर्म क्या लिखा है IISR का। तो अगर स्पाइस होगा तो केरल, अगर शुगरकेन होगा तो लखनऊ। और लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर, ठीक है। लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर, यूपी की राजधानी, ठीक है। कहा जाता ना लखनऊ की सुबह बनारस की शाम एक अनोखी होती है, ठीक है। तो अब हमने देखा IISR, एक होता है NRCSS,
ये क्या मतलब होता है NRCSS? इसका मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। सीड स्पाइसेस ये कहाँ है? ये ब्यावर रोड अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और राजस्थान का अजमेर जो है RJ1 व्हीकल नंबर RJ1, यही अजमेर में ही जितना राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा स्थित है वो अजमेर में ही है। हाई कोर्ट भी अजमेर में है, RPSC का ऑफिस भी अजमेर में ही है। तो अजमेर को राजस्थान का हर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस ये कहाँ है? ये अजमेर में है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर मसाले से संबंधित आपको मेंशन करा दी। अब अगर बात करें कि मसालों का घर किसे कहते हैं, अगर बात आ जाए मसालों का घर, मसालों का घर अगर पूछ लिया जाए तो किसे कहेंगे? तो मसालों का घर अपना प्यारा सा भारत को कहते हैं। और मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहते हैं? मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। सबसे साक्षर भारत का राज्य केरल, जिसका वर्तमान नाम क्या है? केरल का वर्तमान नाम अगर हम पूछें, केरल का वर्तमान नाम, नाम बदल गया तो वर्तमान नाम इसका क्या हो गया? केरलम हो गया। क्या हो गया? केरलम नाम हो गया केरल का वर्तमान। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, केरल का नाम क्या हो गया? केरलम हो गया। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। मसाले वाली फसलों को भी हम लोग पढ़ लिए। जो भी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे, जो परीक्षा में पूछे जा सकते थे, हमने सारे के सारे आपके सामने पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। फटाफट से आप लोग लिखते रहिएगा बस। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग लिखेंगे औषधीय फसलें। कौन से नंबर का वर्गीकरण हम लोग लिखे थे? 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग औषधीय फसलों के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर पे हम लोग देखते हैं औषधीय फसलें, जिनसे औषधि तैयार की जाती है। औषधीय फसलें। तो औषधीय फसलों की अगर हम चर्चा करें तो औषधीय फसलों को हम कैसे पढ़ेंगे? तो ध्यान देंगे, औषधीय फसलों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिसिनल क्रॉप। क्या बोलते हैं? मेडिसिनल क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप्स। ठीक है, सीमैप जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? लखनऊ में। और नीमैप कहाँ है? वो आनंद गुजरात में है। अभी हम यहीं पर मेंशन करा देंगे आपको सारी चीजें, आप घबराने की कोई बात नहीं है। सब कुछ जो संस्थान आएंगे जिससे रिलेटेड हम वहीं पर उनको पढ़ा देंगे। अलग से संस्थान अगर पढ़ाएंगे तो आप कभी नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि ध्यान देना, BSc फर्स्ट ईयर से आपने पढ़ना शुरू किया होगा संस्थान, और आज तक आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या सारे संस्थान याद हैं कि नहीं? नहीं याद होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जिस किताब में भी पढ़ा उसमें सीरियल से टेबल में दिया हुआ संस्थान कभी नहीं याद होता, क्योंकि टेबल में एक जैसा लगता है। और हम अलग अलग आपको पढ़ा देंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं याद होता था। मैं 2015 में जब BSc में गया, ठीक है, यूपी कैटेड में हमने परीक्षा दिया और सिलेक्शन हुआ, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां जब पढ़ने गया, एक तो मैं हिंदी मीडियम का छोरा और वहां पहुंचा डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ गया। कहने का मतलब, रेत में चलने वाला घोड़ा एकदम से रोड पे ला दिया गया, बिना नाल लगा हुआ घोड़ा। अब वो कैसे दौड़े? तो क्या हुआ, वहां पर आंसू आ रहे थे शुरुआत में। फिर हमने सोचा कि यार हमारे जैसे तो सारे लड़के हैं, ये जब पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो हमने मेहनत करना शुरू किया। 15-20 दिन बाद माहौल ढल गया और उस माहौल के बादशाह होने लगे धीरे धीरे। तो क्या होता है कि जो संस्थान हम पढ़ते थे कभी याद नहीं होते थे। बाद में हमने क्या किया कि गेहूं का संस्थान गेहूं की फसल में लपेट दिया, धान का तो धान में लिख दिया, ऐसे याद हो गए। आज आप पूछोगे तो सारे संस्थान याद हैं, बट कभी टेबुलर फॉर्म में पढ़ते थे तो कभी नहीं याद होते थे। तरीका बदलो, अपने आप कामयाबी मिलेगी। हाँ, जो तरीका नहीं सफल हो रहा है उसको बदल दो तुरंत। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। औषधीय
फसलों में हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं और उन उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे औषधि फसलों में हम बात करते हैं सिट्रोनेला। सिट्रोनेला। अब सिट्रोनेला जब हम बात करते हैं, इस समय आप लोग मच्छर मच्छर को भगाने के लिए हाथों में लेप लगा लेते होगे, ओडोमास के नाम से आता है, ओडोमास। ठीक है, तो ओडोमास किसका बना होता है? ओडोमास में फ्लेवर लगा रहता है सिट्रोनेला का। किसका? सिट्रोनेला का। मैं जब बीएससी करता था तो मैं एक मजे की बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे बैच में एक लड़का था, तो वो पहली पहली बार ओडोमास लेकर आया और वो लगाया, तब से उस बच्चों ने उसका नाम ओडोमास रख दिया। अब वो जब बाहर आता तो बच्चे बस ये कहते यार मार्केट से ओडोमास लाना है, तो वो चिढ़ जाता था। मतलब फिर उसको मजा आने लगा लोगों को चिढ़ाने में। तो सबसे पहले मैंने उसी के हाथ में ओडोमास देखा था। तो ओडोमास 4-5 घंटे का असर करता था और चेहरे से उसको दूर रखा जाता था। तो सिट्रोनेला हो गया। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सफेद मूसली, सफेद मूसली, शिलाजीत, ईसबगोल, ईसाबगोल, अश्वगंधा, सर्पगंधा, ठीक है, अश्वगंधा, सर्पगंधा। उसके बाद गूगल भी आता है, ठीक है, और विटेवर भी आता है, विटेवर। ठीक है, और भी आता है, एलोवेरा भी आता है इसी में। तो औषधीय फसलों के हमने नाम लिख दिए जिनका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? औषधि के रूप में करते हैं। अब हम संस्थान जो बता रहे थे सी मैप और नी मैप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो उन कंफ्यूजन को क्यों ना हम दूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। हम पहले उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो सी मैप की बात करते हैं, तो सी मैप का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक एंड एरोमेटिक प्लांट। कहाँ है ये संस्थान? ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ है? यूपी। ठीक है, आप ध्यान दे लेना। तो सी मैप की बात हमने यहां पर चर्चा कर ली। एक दूसरा आता है नी मैप, नी मैप, इसको भी साथ में निपटा लेते हैं। और नी मैप का मतलब क्या है? नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहाँ है? ये आनंद में है। कहाँ है? आनंद में है। और आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर के अंतर्गत 5वीं रैंक की यूनिवर्सिटी इस समय है भारत के अंदर। बहुत ही अच्छा यहाँ का रिसर्च है। ठीक है, तो हमने सी मैप और नी मैप को भी समझा और औषधि वाली फसलों के बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब एक छोटा सा और वर्गीकरण बचा है, स्टिमुलेट क्रॉप्स या उद्दीपक फसलें। मतलब ऐसी फसलें जिनको हम खाने से, सेवन करने से हमारे अंदर उत्तेजना होती है, उनको उद्दीपन फसलें कहते हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, जिनको हम क्या कहते हैं? उद्दीपक फसलें कहते हैं। तो फटाफट से आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपको एज इट इज आपको रट लेनी है, दिमाग में छाप लेना है इनको। क्योंकि ये मान के चलो एग्रोनॉमी में ऐसी ही चीजें ज्यादातर एग्जाम में आ रही हैं। बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा हिटलर बनने की बात नहीं है। ध्यान देना, सन याद करना, बहुत ज्यादा तथ्य याद करना, ये कोई ये नहीं बताता है कि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो। बहुत ज्यादा तथ्य याद करना,
एग्रीकल्चर के विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा है। आप कंप्यूटर बनने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति की बनने की जरूरत है, एक नॉर्मल जिसको एवरेज नॉलेज होना चाहिए। हाँ, मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आज एक बच्चा सॉइल साइंस पढ़ लिया पूरे दिन में, तो अब अगली सुबह वो सोचता है कि कोई तो मिल जाए मुझे और मैं उसको पटक के उसके पैरों से लेकर खोपड़ी तक मैं मृदा संरचना लिख डालूं उस पे। मतलब जब हमारे अंदर कीड़ा होता है ना, जब हम कोई चीज याद कर लें तो सोचते हैं मिल जाए सामने वाला, उसको एकदम गर्दा गर्दा कर दें, उसका धुआं उड़ा दें। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप कितना भी कामयाब हो जाइए, बहुत शालीनता के साथ रहिए। जिंदगी में आप कुछ भी बन जाइए, कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाइए, कितना भी कामयाब बन जाइए, अपने अंदर की शालीनता को मत छोड़िएगा। ऐसे बनो जैसे आपको पड़ोसी देखे तो बिल्कुल ऐसे जल जाए, ये ससुरा इतना आगे कैसे निकल गया, हम तो इसको अंडर एस्टिमेट सोचते थे, हम तो इसको बहुत ही कम मानते थे, इतना आगे कैसे निकल गया। ये फीलिंग आए सामने वाले में कि हम तो इसको नकारा समझ रहे थे, ये ऐसा कैसे कर दिया। तो ऐसे बनो, ये नहीं पता लगे एक सफलता आपने अर्जित कर ली और आपके पैर ही जमीन में नहीं लग रहे हैं। संस्कृति को कभी मत भूलना। ठीक है, आजकल के बच्चे तो संस्कृति को साइड में रखकर मॉडर्नाइजेशन की ओर भाग जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा है हमें ज्ञान के लिए, परंतु सारी चीजें हम मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग कर लेंगे तो फिर हमारे और वेस्टर्न कंट्री वाले में कोई अंतर नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। उद्दीपक फसलों के बारे में देखते हैं 8वें नंबर पर। उद्दीपक फसलें, मैं बीच बीच में आप लोगों को इस प्रकार ये बता देता हूं ताकि आप लोग हमेशा एक शालीनता से रहें। उद्दीपक फसलें जिनको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेट क्रॉप्स बोलते हैं, स्टिमुलेट क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट क्रॉप्स बोलते हैं। तो भैया लोगों यहां से हम थोड़ी और आपको जानकारी देंगे अच्छी। ठीक है, क्या जानकारी देंगे जरा ध्यान देना, यहां से मैं आपको जानकारी दूंगा कौन कौन सी फसलें स्टिमुलेट होती हैं। तो आपका चाय होता है उद्दीपक फसलों में, आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल। कॉफी आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तंबाकू आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब अफीम आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अफीम, अफीम को मार्फिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्फिन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अफीम। तो अफीम का प्रोडक्शन, इसका उत्पादन, जो इसका उत्पादन होता है वो सरकार के अंतर्गत होता है। सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त, सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसान ही इसका उत्पादन कर सकेंगे। सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसान ही इसका उत्पादन कर सकेंगे, किसका, अफीम का। और इसका जो अक्टूबर 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 23 में रिन्यूअल हो गया, 2 साल के लिए इसका लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। अब अगर हम बात करें तो इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन वर्तमान में कहां हो रहा है, तो एमपी में हो रहा है, और दूसरे नंबर पे राजस्थान में हो रहा है, तीसरे नंबर पे यूपी में हो रहा है। तो वर्तमान में ये ऐसे राज्य हैं जहां उत्पादन हो रहा है। और ध्यान देना, पश्चिम बंगाल ने संसद में अफीम उगाने की मांग किया है कि हम भी इन 3 स्टेट्स की तरह अफीम उगाएंगे। कब मांग किया है, 2024 में। ध्यान देना बच्चों, ये 2024 में मांग किया है ममता जी ने कि हम भी अफीम उगाएंगे। अब बात करना थोड़ा एमपी का मंदसौर जिला, एमपी का मंदसौर जिला सर्वाधिक अफीम, सर्वाधिक अफीम उगाता है। क्या उगाता है, सर्वाधिक अफीम उगाता है, सर्वाधिक अफीम उगाता है। और राजस्थान का चित्तौड़गढ़, राजस्थान का चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ठीक है, ये 2 जिले जिनमें सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में अफीम होता है। यूपी में
गाजीपुर, गाजीपुर जहां से भितरी का अभिलेख प्राप्त हुआ था इतिहास में, और आपका बाराबंकी, बाराबंकी, ठीक है। दो जिले ऐसे हैं यूपी के जहां पर अफीम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, गाजीपुर और बाराबंकी। तो यहां पर हमने अफीम से रिलेटेड ये सारी बातें कर ली, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, अफीम की एक ऐसी वैरायटी है जो ओपीएम लेस है, मतलब पोस्ता की ऐसी वैरायटी है, पोस्ता को ही अफीम कहते हैं, उसके फल में जब चीरा लगा देते हैं हल्का सा, तब जो लिक्विड आता है उसको मार्फिन या अफीम कहते हैं। इसकी एक वैरायटी है सुजाता, जो ओपीएम लेस वैरायटी है। क्या है? ओपीएम लेस। बाद में जब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। सुजाता सिर्फ अफीम की ही वैरायटी रही है, सुजाता कपास की वैरायटी, सुजाता अफीम की वैरायटी, सुजाता गाय की क्रॉस ब्रीड, और सुजाता गेहूं की भी नस्ल है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, बस धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम एग्रोनॉमी में आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के आएंगे। आप सोचोगे कि हाँ बिल्कुल जुबान पे एग्रोनॉमी रटा देंगे, ये वादा है हमारा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, चर्चा करते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वानस्पतिक वर्गीकरण, ठीक है, वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण। चलिएगा, अगला जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे वो वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। चलिए, तो हम वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा था किसके आधार पर? ऋतु के आधार पे। दूसरा हमने पढ़ा आर्थिक उपयोगिता के आधार पे, और तीसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण। वानस्पतिक आधार पे वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बोटेनिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन बोटेनिकल, बोटेनिकल ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन बोटेनिकल होगा, यहां पर थोड़ा बेस्ड ऑन बोटेनिकल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बोटेनिकल। यहां पर चर्चा करते हैं, चीजों को समझते हैं और ध्यान देते हैं यहां पर थोड़ा कि वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो कितने हमारे पास आएंगे। तो कम से कम 10 से 12 फैमिली हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा पोएसी। क्या आएगा? पोएसी। ये क्या हो रहा है, अक्षर गलत क्यों बन रहे हैं? पोएसी, ग्रेमिनी, इसी को बोलते हैं घासकुल। क्या बोलते हैं? घासकुल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि ग्रेमिनी, पोएसी और इस घासकुल में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, एक तो आता है गेहूं। क्या आता है? गेहूं आता है, जौ आता है, धान आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, सावा आता है, चीना आता है, मंडुआ आता है, रागी, मंडुआ, कोदो और बांस आता है। बांस, ये क्या होते हैं? ये ग्रेमिनी कुल में आने वाले पौधे होते हैं। अब बांस से आता है विश्व की सबसे बड़ी घास। विश्व की सबसे बड़ी घास, विश्व की सबसे बड़ी घास,
सबसे बड़ी घास किसकी होती है? बांस की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन, तो बांस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ध्यान देना, सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो बांस का कहाँ होता है? चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि नेशनल बंबू मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग फटाफट से इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेशनल बंबू मिशन की शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी, कि नेशनल बंबू मिशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आज का जो अपन वर्गीकरण पढ़े, तो यहीं तक अपना जो लास्ट बिंदु है यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले दिन यानी कि कल हम वर्गीकरण के और सारे आयाम को पढ़ेंगे। एक तो वानस्पतिक आधार, दूसरा जीवन चक्र का आधार, और तीसरा हम लोग वर्गीकरण आएंगे जो प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पे। तो कल कोशिश करेंगे कि तीनों वर्गीकरण समाहित कर लें। अगले दिन हम पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण के आधार पे और विशिष्ट उपयोग के आधार पे। कम से कम मान के चलो अभी 4 क्लासेस और होंगी आपके वर्गीकरण पर, तब जाके आपका फिनिश हो जाएगा वर्गीकरण। परंतु ये सिर्फ वर्गीकरण ही मत मानिएगा, यहाँ पर संपूर्ण एग्रोनॉमी का सार छिपा हुआ है। आपको यहाँ से बहुत कुछ जानकारी हासिल होने वाली है। तो आज के लिए यहीं पर हम इस बिंदु को समाप्त करते हैं। आप लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार दीजिएगा। जैसा कि कल आप लोग 37+ बच्चे लाइव देख रहे थे हमारी क्लास को। अभी हमारा शुरुआती दौर है यूट्यूब पर, 1000 सब्सक्राइबर के आसपास हम हैं और 37 लोग लाइव देख रहे थे। अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है और ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है, ये सब आप लोगों का सहयोग है। ऐसे ही अगर आप लोग सहयोग करते रहे तो हम और ज्यादा ऊर्जान्वित होंगे और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट हम तैयार करके रखे हुए हैं। और आपकी मेहनत और हमारा लगन अगर दोनों ने साथ पकड़ लिया तो रफ्तार अभी बाकी है। क्या है? रफ्तार अभी बाकी है और भी इम्तहान अभी बाकी हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में रिजल्ट अभी बाकी है। ठीक है, अब हर एक चीज को हम लोग बेहतरीन ढंग से करेंगे। बस उम्मीद मत तोड़ना, साथ जुड़े हो, साथ रह करके बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना, इधर उधर भटकना नहीं, बस एक डायरेक्शन में चलना है और एजीटीए को क्रैक करना है। सभी बच्चों को धन्यवाद। मिलूंगा फिर एक बार कल एक नए जोश और एक नई ऊर्जा के साथ।